हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृता। स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 4th लेक्चर। तो 3rd लेक्चर में हमने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, उसके सेक्शंस को देखा और उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ी जिसमें दो टाइप के सेल्स हमें दिखाई दिए। एक था मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया। और जो दूसरा था हमारा वो था सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल के बारे में तो हमने जो इतनी बातें करनी थी वो कर ली कि मेल जर्म सेल जो होता है वो इस तरह से होता है और वो डिवाइड करता है, डिवाइड कर करके अल्टीमेटली इसी स्पर्मेटोगोनिया से बाद में स्पर्म बनते हैं। तो इसके बारे में बस इतनी ही बातें थी। अब हम बात करेंगे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? तो देखो, सर्टोली सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। अब लिख लेते हैं हम। सबसे पहले जो सर्टोली सेल का फंक्शन होता है, सर्टोली सेल जो सबसे पहला फंक्शन है वो है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। जैसे जैसे स्पर्म ग्रो करेंगे तो उन्हें ग्रो करने के लिए नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो सर्टोली सेल्स होता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर कुछ एक्सेस कचरा सर्टोली सेल्स के अंदर जमा होता रहता है। जो हमारा ये स्पर्मेटोगोनिया होता है ये इतना बड़ा होता है, लेकिन जब इसी से अल्टीमेटली स्पर्म बनता है तो जो स्पर्म बनता है वो डिवाइड करते करते एक स्पर्म बनाता है। जो स्पर्म बनता है वो काफ़ी छोटा सा होता है। तो देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है इसके अंदर काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, लेकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर जब ये डिवाइड करता है तो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो शेड ऑफ होता रहता है, हटता रहता है। और बाद में जब अल्टीमेटली ये स्पर्म बनाता है, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर स्पर्मेटिड बनाता है, उसके बाद अल्टीमेटली स्पर्म बनाता है। तो जो स्पर्म बनता है वो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं रहता, साइटोप्लाज्म सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो यही होता है सेकेंड, जो इसकी एक्सेस जो साइटोप्लाज्म होता है, एक्सेस साइटोप्लाज्म which is removed हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जब ये सेड ऑफ हो रहा है, इसके जो साइटोप्लाज्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो गंदगी मचाएगा ऐसे, तो इसके अंदर गंदगी थोड़ी ना रहेगी। तो ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये पता है क्या करते हैं, ये इन सेल्स को फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। एनगल्फ्ड स्पर्मेटोजेनेसिस इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोस्ट का मतलब होता है एनगल्फ्ड एंड क्लियर्ड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। एनगल्फ्ड एंड क्लियर्ड, और ये क्लियर कर देते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल।
फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, देखो मान लो ये कोई सेल है, ये एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल है और यहाँ पर कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस हैं। तो ये जो फैगोसाइटोटिक सेल होती है, ये क्या करती है, ये इसको एनगल्फ कर लेती है, खा लेती है और बाद में इसे डाइजेस्ट कर देती है, क्लियर कर देती है। तो ये काम होता है हमारे फैगोसाइटोटिक सेल का। तो यही काम ये जो सर्टोली सेल्स होती है वो टेस्टिस के सर्टोली सेल्स होते हैं वो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के अंदर यही काम करती है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पर एक्सेस साइटोप्लाज्म रहता है और उस एक्सेस साइटोप्लाज्म को एनगल्फ करने का काम करती है सर्टोली सेल्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे अब, सर्टोली सेल्स के वैसे तो सैकड़ों फंक्शन है। it is secret ABP। ABP का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स टू एंड्रोजन, एंड्रोजन से बाइंड हो जाते हैं। इट्स इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। समझिए, देखो जो एबीपी होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, स्पर्म बनने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके बिना तो स्पर्म बन ही नहीं सकता। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, वो एक तरह का एंड्रोजन है, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती है ये क्या करती है कि एंड्रोजन के हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती है। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, एंड्रोजन से बाइंड हो जाते हैं ताकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो एंड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, हाई लेवल रहे। तो ये होता है इसका तीसरा फंक्शन। इसके अलावा ये इट सीक्रेट्स SMF। SMF का मतलब है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, sperm maturation factor that helps in sperm meiogenesis। एक प्रोसेस एक फैक्टर होता है SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में। मैंने यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है। ये पॉइंट अभी आप लिख लीजिए और भूल जाइए, क्योंकि ये मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पर आपको बेटर समझ में आएगा। वैसे थोड़ी बहुत क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिवाइड कर करके स्पर्मेटिड बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर स्पर्मेटिड बनाता है। और जब स्पर्मेटिड से
जो ये स्पर्मेटिड होते हैं, गोल गोल स्पर्मेटिड, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म के अंदर या फिर स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो इस प्रोसेस को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये थे हमारे सर्टोली सेल्स के कुछ फंक्शंस। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। यहाँ पर हमारा जो टेस्टिस था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट, इसे हम डक्ट सिस्टम भी कहते हैं, जो हेल्प करता है किसमें, ट्रांसफर में, स्पर्म के ट्रांसफर में, स्टोरेज में। ऑल्सो मेल एसेसरी डक्ट ऑल्सो नोन एज डक्ट सिस्टम, helps in transfer of sperm and storage of sperm, storage of sperm। जो मेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स का काम ही होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। तो ये स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं और उसके स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से थे हमारे एसेसरी डक्ट? सबसे पहला जो एसेसरी डक्ट था वो था हमारा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस, अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्पर्म का जो मोमेंट होता है, पाथवे ऑफ मोमेंट, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आता है रेटेटेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया जो कि 10 to 12 होते हैं, 10 से 12, और ये स्ट्रेट टिब्यूल होती है, बिल्कुल कोइल्ड नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट टिब्यूल। इसके बाद आती है हमारी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। ये लोकेटेड अलोंग पोस्टीरियर surface of testis। ये जो होती है ना, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे दिखती है। मतलब कि अगर हम किसी को, ये होता है एंटीरियर पार्ट और ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, अगर हम किसी को पीछे से देख रहे हैं तो हमें एपिडिडाइमिस दिखेगा, अगर हम किसी को आगे से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन करके तो वो हमें एपिडिडाइमिस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ये जो होते हैं ये लूप आवर यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करता है और एक डक्ट को रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से, जिसे हम कह रहे थे कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। हम पीछे सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है और रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल,
स्माइनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करता है, जो बनाते हैं टू फॉर्म कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो हमारा वासावेज डिफरेंस है वो स्माइनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करता है, लेकिन उस डक्ट का नाम नहीं दिया गया है। वो उस सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करता है और उसी को मिलाकर एक कॉमन डक्ट बनाता है, जिसे हम कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट कह रहे थे। यहाँ हमारे खत्म हो गए मेल एसेसरी डक्ट। अब हम पढ़ेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले मेल के सारे पोर्शन खत्म करेंगे। जैसे मेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल एसेसरी ग्लैंड, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स का काम होता है किसी भी चीज़ को सीक्रेट्स करना। जैसे मेमरी ग्लैंड क्या करती है? मिल्क का सिक्रेशन करती है। इसी तरह से ये मेल एसेसरी ग्लैंड, तो ये भी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स कर रहे होंगे। तो देखो मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, या फिर इसे हम कह रहे हैं काउपर्स ग्लैंड। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब हम बस रिवीजन कर रहे हैं। काउपर्स ग्लैंड, ये जो तीनों के तीनों ग्लैंड्स होते हैं, एनसीईआरटी ने इनको स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं बताया है, कंबाइन बताया है। तो इन तीनों के सिक्रेशन से, इन तीनों के कंबाइन सिक्रेशन से हमें एक चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं स्माइनल प्लाज्मा। स्माइनल प्लाज्मा, इस टॉपिक में हम नए नए चीज़ सीखेंगे। अभी 1-2 नाम भी आएंगे। इन तीनों के कंबाइंड सिक्रेशन से हमें मिलता है स्माइनल प्लाज्मा। अब इन तीनों को हम एक बार टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखो स्किन स्मूथ वाला ऑप्शन है, हटा दे थोड़ा सा। सबसे पहले है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, स्माइनल वेसिकल, स्माइनल वेसिकल। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट और थर्ड बल्बो यूरेथ्रल।
बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉर्पस। तो अब बताओ कि स्माइनल वेसिकल्स जो होता है वो पेयर में होता है या अनपेयर्ड होता है? पेयर होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जब मैंने डायग्राम बनाया तब मैंने वहाँ दिखाया भी था कि ये पेयर्ड में होते हैं। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिंगल होता है। और बल्बो यूरेथ्रल भी हमारा पेयर होता है। अगर हम इन सब की लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्माइनल वेसिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारा बिहाइंड यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर के पीछे। इसलिए तो हम पीछे से देख रहे थे तो दोनों के दोनों जो सेमिनल वेसिकल थे वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर हम किसी को एंटीरियर पोस्चर को देखते हैं तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हम देख रहे थे उसके पोस्टीरियर सरफेस को। ऐसे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बिलो यूरेनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे था। और बल्बो यूरेथ्रल साइड्स ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रल शब्द का मतलब ही क्या है यहाँ? बल्बो यूरेथ्रल कि जो ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर थे बल्बो यूरेथ्रल, ये यूरेथ्रा के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकेटेड बिहाइंड यूरेनरी ब्लैडर। और ये बिलो यूरेनरी ब्लैडर, लोकेटेड बिलो यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर। और उसके बाद ये जो होता है ये साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के साइड्स में होता है यूरेथ्रा। स्माइनल वेसिकल्स जो होते हैं, ये स्माइनल वेसिकल्स का जो इन सब का जो सिक्रेशन होता है वो वैसे स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है, मतलब एक साथ दिया गया है। तो लेकिन इन सब का जो सिक्रेशन होता है वो एक दूसरे से ज़्यादा होता है। जो स्माइनल वेसिकल्स होते हैं या इसका सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होता है, मतलब 60 to 70% जो सिक्रेशन होता है वो स्माइनल वेसिकल्स का होता है। 20 to 30% जो सिक्रेशन होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का होता है। और 5 to 10% बल्बो यूरेथ्रल का होता है। तो 60 to 70% स्माइनल प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करता है ये। और ये जो है ये 20 to 30% स्माइनल प्लाज्मा। और ये 5 to 10% स्माइनल प्लाज्मा। स्माइनल प्लाज्मा का मतलब क्या है? इन तीनों का सिक्रेशन, इन तीनों के सिक्रेशन से जो चीज़ बन रही है उसको हम स्माइनल प्लाज्मा बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों ये जो इनसे मिलता हमें फ्रैक्टोज, और इसमें होता है हमारा प्रोस्टोग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। और कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स मिलकर बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर कैल्शियम 2+, ये जो कैल्शियम होता है, ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म के जो टेल होती है उसके मूवमेंट में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। और इसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं।
और इसके लिए एनसीईआरटी ने एक शब्द दिया गया म्यूकस। म्यूकस म्यूकस सिक्रेट्स करता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक ल्यूब्रिकेटेड सब्सटेंस होता है। ल्यूब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? कुछ चिपचिपा सब्सटेंस, ऐसा ही होता है। और ये म्यूकस हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस में। ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस, पीनस के ल्यूब्रिकेशन में। तो ये बात हो गई हमारी मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। एक एक करके हम सारी की सारी चीज़ें मेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो मेल के बारे में एक चीज़ बची है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसको अभी कवर करेंगे हम। उसके बाद हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे और फिर हार्मोनल कंट्रोल और उसके बाद स्पर्म का स्ट्रक्चर। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो, इम्पोर्टेंट। सीमन इज इक्वल्स टू स्पर्म प्लस स्माइनल प्लाज्मा। स्माइनल प्लाज्मा। सीमन क्या होता है? जब हम स्माइनल प्लाज्मा मतलब जो हमारे ग्लैंड्स थे, एसेसरी ग्लैंड्स थे, उनके तीनों का सिक्रेशन जो था उसको अगर हम मिक्स कर दे, जो स्माइनल प्लाज्मा है, और साथ में हम स्पर्म को रख दे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीमन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, जेनिटेलिया का मतलब जेनाइटल ऑर्गन, जिसे हम बाहर से देखकर बता सके कि मेल है या फीमेल। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहला होता है हमारा पीनस और एक होता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम और पीनस। स्क्रोटम और पीनस। पीनस। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच होता है, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं। पाउच in which testis is present। इसके अंदर जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पीनस क्या होता है? ये कोपुलेशन हेल्प्स इन, जो पीनस होता है ना, ये कोपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैंने आपको जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा रही तब मैंने बताया था आपको, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बनवाए थे, बट अभी भी मैं एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। देखो, ये जो मैंने बनाया ये क्या है? यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ये जो बनाया है मैंने, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये हमारा पीनस का स्ट्रक्चर है ये। और ये जो पीनस का एनलार्ज फ्रंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम ग्लैंस पीनस। ग्लैंस पीनस। इस ग्लैंस पीनस के अराउंड एक स्किन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं फोर स्किन, और ये स्किन हेल्प करती है इरेक्शन में। इरेक्टाइल टिश्यूज की बनी होती है ये। इरेक्शन ऑफ पीनस, पीनस की इरेक्शन में हेल्प करती है। इसका नाम है फोर स्किन। फोर स्किन। और यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? जब जो स्पर्म है वो स्पर्म कैरी करके यूरेथ्रा लेकर आ रहा है, तो यूरेथ्रा से ही तो स्पर्म बाहर आएगा, तो इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस, या फिर इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है। उसके बाद आपको दो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, दो लेयर आपको दिखाई दे रही है। एक ये ग्रीन कलर से, और एक ये ब्लू कलर से। ये जो है, ये दोनों के दोनों इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। इनके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये पीनस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। इसका नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है कॉर्पस स्पोंजियसम। इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो दोनों के दोनों टिश्यूज़ हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं इरेक्शन में, पीनस के इरेक्शन में। अगर इस टिश्यूज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इरेक्शन नहीं हो पाता। और दिस इज़ कॉमन केस ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो था हमारा, ये पीनस का स्ट्रक्चर हो गया। यहीं पर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, हार्मोनल कंट्रोल और स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो। उसके बाद हमारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।